नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का अनाउंस हो चुका है। उसके क्रम में हम लगातार पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेना अगर आप चाहें तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, समृद्धि महामार्ग ये एक टर्म है, तो अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है। उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा गया है या सही पूछा गया है, ये बहुत ध्यान से देखा करिए। 3 स्टेटमेंट है। इसमें डेट है 11 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ने नागपुर में इस पूरा समृद्धि महामार्ग एक तरीके का एक्सप्रेस वे है जिसका नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाबा बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ठीक, तो इसका फेज फर्स्ट जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो फेज 1 जो है उसकी कुल लंबाई 520 किलोमीटर है और नागपुर से शिरडी को जोड़ता है ये। और तीसरा है इस पूरे एक्सप्रेस वे की लंबाई 701 किलोमीटर है जो नागपुर और मुंबई के बीच में बनाया जा रहा है और लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत जो है वो लग रही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए, जो बड़े स्टेटमेंट होंगे अगर आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है तो आप स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए। फिर नीचे उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बता पाना मुश्किल होता है क्योंकि टाइम लिमिट्स होती हैं कुछ हमारी। इसमें देखिए एक पोर्टल है GHAR, इसको शॉर्ट फॉर्म में घर कह लीजिए, गो होम एंड रीयूनाइट इसका फुल फॉर्म है। इसके संबंध में सही बताना है तो दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो हमारा है, ठीक है, इन्होंने इस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसका वही मतलब मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि घर पोर्टल में जो बच्चे ऐसे अपने कह लीजिए घरों से बिछड़ गए हैं तो उनको घरों की जो उनकी घर वापसी है तो उसको डिजिटली मॉनिटर और ट्रैक करने के उद्देश्य से यहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोनों हमारे कथन जो है वो ठीक है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है, ठीक, ये एक हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एक्ट बनाया गया था 2005 में, ठीक, पार्लियामेंट के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। ऑपरेशनल है 2007 से, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो रिसेंट ये डेवलपमेंट थी इनकी घर पोर्टल। दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से पहली जो महिला फाइटर पायलट अभी चुनी गई थी सानिया मिर्जा, ये पहले भी हमने देखा था। तो उनके संबंध में 3 स्टेटमेंट और हैं, यहाँ पे इनको देख लीजिए। तीनों ही हम ठीक दिए हुए हैं इसमें। इसमें देखिए 13 दिसंबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक जो GI टैग का सर्टिफिकेशन होता है उसको ट्विटर पर शेयर किया था। तो उसी के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए, इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के तहत जो अभी रिसेंटली इस वर्ष में GI टैग प्रदान किए गए हैं वो असम का एक वो गमछा जैसे होता है यहाँ पे, तो गमूसा कहते हैं उसको, ठीक है। तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम जो कि वो है दाल है, ठीक है। और लद्दाख का खुबानी जो कि एक ड्राई फ्रूट होता है। महाराष्ट्र का अलीबाग सफ़ेद प्याज, इनको GI टैग दिया गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके साथ कुल GI टैग्स की संख्या भारत में 432 हो गई। और सबसे ज़्यादा जो GI टैग मिले हुए हैं भारत में वो कौन कौन से राज्यों में हैं। सबसे टॉप पे है कर्नाटक जिसमें कुल 46 GI टैग्स हैं, है ना। उसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो इसमें जो है गलत कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया, उस संदर्भ में इसमें सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे जो है न्यू दिल्ली में 16 से 30 दिसंबर तक मनाया गया कर्तव्य पथ जो पहले राजपथ था उसके ऊपर। और संस्कृति मंत्रालय और यहाँ पे प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से इसका जो टैगलाइन था वेयर भारत मीट्स इंडिया, और यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य जो है परफॉर्म किया गया इसके उद्घाटन में। तो डिटेल में भी थोड़ा देखिएगा, इसमें तीनों कथन हमारे जो है वो ठीक है। भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ये पहले भी हमने बताया था आपको जो है ग्रीन बॉन्ड के बारे में, ग्रीन स्टील बॉन्ड जो है
इसके शुरुआत की बात की गई है यहाँ पे दिसंबर 2022 में केंद्रीय इस्पात मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, एविएशन के भी मिनिस्टर हैं ये, तो दिल्ली में जो है कल्याणी फेरिस्टा नाम से जो है इसका शुरुआत किया इन्होंने। और पुणे की जो कंपनी है कल्याणी ग्रुप समूह, ये जो हमने बताया था आपको पहले, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उसको यूज़ करके इन्होंने ये काइंड ऑफ ग्रीन स्टील जो है इसको बनाया है। तो दोनों इसमें जो है वो सही हैं, तो गलत नहीं होगा कुछ भी। इसको देखिए, दिसंबर 2022 में स्पेन की संसद ने निचले सदन से 16 वर्ष की अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सकीय पर्यवेक्षण के बिना कानूनी रूप से दर्ज जो उनका ये सेक्स है उसको चेंज करने की अनुमति दी थी। तो ये पहले भी आपको बताया था, अभी यहाँ पे सिर्फ स्पेन वाला बताया गया था। तो इसमें देखिए सही दोनों ही हैं। इसी क्रम में जो स्कॉटलैंड है तो वहाँ पर भी 18 से जो है 16 वर्ष कर दिया गया। अगर आपको जो है आप अपना सेक्स चेंज करना चाहते हैं तो ये दोनों देशों के संबंध की न्यूज़ जो है ठीक है, दोनों हमारे कथन सही हैं। इसमें देखिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 के संदर्भ में सही कथन को चुना है। तो 23 से 26 दिसंबर 2022 तक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि जो है ये इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने नहीं किया था, ये हमारे MSME के जो मिनिस्टर हैं नारायण राणे है ना, उन्होंने किया था, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके विविध जीवन, संस्कृति, परंपरा, इन सबको बढ़ावा देना है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लास्ट के 2 ईयर्स के जो है हाइब्रिड मोड में था जो है कोविड के कारण, तो यहाँ पे अभी इस बार फिजिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो पहला और तीसरा जो है ये ठीक है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा आने वाले दिनों में। न्यूजीलैंड में जो है स्मोकिंग को प्रोहिबिट करने के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो ये पहले भी बताया गया आपको, यहाँ पे सिगरेट खरीदने पर जो मतलब यूथ है एक प्रकार से उन पे बैन लगाया गया है, जो 1 जनवरी 2009 के बाद के हैं, ठीक, उनके बाद उनका जन्म हुआ है। और ऐसा जो है इस प्रकार का जो प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है विश्व का न्यूजीलैंड, और इन्होंने 2025 तक स्मोक फ्री करने का लक्ष्य बनाया है देश को। तो सभी स्टेटमेंट इसमें सही हैं। कचरे से कोयला बनाने का देश का पहला प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। वाराणसी का एक जगह है रमना, है ना, यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। हाल ही में किस राज्य के जगह मिशन को यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है ओडिशा का ये जो जगह मिशन है, ठीक है, इसके लिए। इसमें बेसिकली है क्या कि ओडिशा का टारगेट है मतलब देश में पहला ऐसा स्टेट बनने का जो स्लम फ्री हो, ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियां होती हैं, है ना, उनसे निजात पाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो उसी के लिए एक जगह मिशन जो है वो चलाया गया है, एक लैंड ओनरशिप और स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें ये स्लम बस्तियों को पूरी तरीके से समाप्त करके उनको एक नए तरीके से सेटल किया जाने का लक्ष्य है, ठीक। तो इसको यहाँ पे अवार्ड दिया गया। हाल ही में राजस्थान में SJVN की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो यहाँ पे जयपुर से वर्चुअली इन्होंने राष्ट्रपति जी ने इनॉग्रेट किया था इसको। SJVN इसमें यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इसकी जो पावर क्षमता है बीकानेर सोलर पावर प्लांट की 1000 मेगावाट है, ठीक। तो इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है, ठीक। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष पे है? तो एक समूह है, अवतार नाम है उसका, उन्होंने एक सर्वे जो है अभी रिसेंटली दिया था, तो उसमें चेन्नई को बताया गया है तमिलनाडु में, ये जो सबसे टॉप सिटी है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के मामले में। इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। इसके बाद भी अगर हम क्रम देखना चाहें तो पुणे दूसरे स्थान पे, फिर हैदराबाद नहीं, फिर बेंगलोर था, फिर हैदराबाद और उसके बाद मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये ऐसे शहर हैं जो महिलाओं को रोजगार देने में टॉप के शहर हैं। हाल ही में एक पुस्तक जो है प्रकाशित की गई भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर जो आधारित है, तो इसका नाम है क्रांतिकारी। यहाँ पे टाइटल बुक का ध्यान रखिएगा, इसको किसने लिखा है? तो ये संजीव सान्याल की पुस्तक है। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में आयोजित 3 दिवसीय
पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्टर्न कृषि कुंभ एक इवेंट जो है यहाँ पे आयोजित किया था, ये मेघालय में, ठीक है। तो उसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा जो हमारे कृषि मिनिस्टर हैं। 6 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने Y20, जिसका फुल फॉर्म है यूथ 20, इस समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया? तो देखिए, आपको पता है G20 समिट इंडिया में होने वाला है। उसी के क्रम में फर्स्ट टाइम इंडिया जो है Y20 समिट को भी होस्ट कर रहा है। तो Y20 समिट है क्या? इसमें बेसिकली ये होता है कि ऐसा समझिए कि एक प्रोसेस है जिसमें यंग लीडर्स जितने भी अक्रॉस द ग्लोब हैं उनको शामिल किया जाता है। डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं वो लोग जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं और उसके संबंध में क्या पॉलिसी नई बना सकती हैं। जैसे अब G20 मान लीजिए समूह है, तो क्या नई पॉलिसी उन ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर के फॉर्म की जा सकती हैं। तो इसका एक वो जो है कह लीजिए रिकमेंडेशन तैयार करते हैं जिसको कम्युनिक कहते हैं, वो प्रेजेंट किया जाता है G20 जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनके सामने। तो उसको यहाँ पे जब जो नेक्स्ट समिट वगैरह होता है तो उसमें उस चीज़ को फॉरवर्ड ले आया जाता है और वहाँ पे उसके बारे में फिर मतलब कह लीजिए कंसिडरेशन करके उस पर कार्य करने की भी जो है कोशिश की जाती है, ठीक। तो उसी के क्रम में यहाँ पे पहली बार ये अब इंडिया में इसको यूथ 20 को भी जो है कह लीजिए होस्ट किया जा रहा है। तो इस संबंध में इन चीज़ों को लॉन्च किया था हमारे ये जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, अनुराग ठाकुर, इन्होंने किया है 6 जनवरी को। नेक्स्ट है, साल 2022 में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है? तो देखेंगे जैसे ऑटो सेल्स में अभी इंडिया ने सुपरसीड किया है जापान को, ठीक। तो अब चाइना, यूएस के बाद अब इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आ गया है। और 2022 में आंकड़े ये देखे गए कि इंडिया ने लगभग 4.25 मिलियन जो है इतनी की संख्या में, इतने यूनिट कह लीजिए नए व्हीकल्स जो हैं उसको एक तरीके से सेल किया है, ठीक। तो यहाँ पे इंडिया अब तीसरे पोजीशन पे है, ध्यान दीजिएगा। 12 से 26 जनवरी 2023 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये पहले भी हमने बताया था आपको जो है इसमें ह्याकुरी एयरबेस है जापान का, वहाँ पे भारत और जापान के जो ये कह लीजिए एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी दिशा में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 23 जनवरी 2023 को सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य महोत्सव, जिसका नाम दिया गया है आदि शौर्य पर्व पराक्रम, है ना। इसको टाइटल को भी ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो देखिए 23 जनवरी को क्या होता है, पराक्रम दिवस, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। इनके सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके अवसर पर यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ट्राइबल डांस फेस्टिवल और मिलिट्री टैटू। तो ये इसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, यहाँ पे 23 और 24 2 दिनों में हो रहा है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कोल बेस है ना, कोल गैसिफिकेशन बेस एक मतलब फर्टिलाइजर प्लांट है, तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट, इसको सेटअप किया जा रहा है उड़ीसा में। अभी रिसेंटली जो है अनाउंस भी किया गया है कि ये जो है तैयार हो जाएगा बाई मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। इसमें देखिए कौन से खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर और टिन, है ना, ये सभी हो जाएंगे। इसमें देखें हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में निम्नलिखित में से किस का जो उत्पादन है वो करता है? तो देखिए जैसे ऑल्टरनेटिव व्हीकल्स आजकल काफ़ी प्रमोट किए जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, हाइड्रोजन ये बेस व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल एज एनर्जी सोर्स क्या यूज़ करता है? हाइड्रोजन को यूज़ करता है, ठीक। तो अब उसका जो एग्जॉस्ट होता है, अब जैसे पेट्रोल के व्हीकल में आप देखिए तो वहाँ पे कई सारी जो हैजार्डस गैसेस हैं, है ना, वो निकलती हैं। तो उसी क्रम में अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड जो व्हीकल हैं इनमें देखेंगे एग्जॉस्ट में क्या निकलेगा? तो पानी ही निकलेगा ना, हाइड्रोजन। तो H2O सी विकल्प को करेक्ट करेंगे। इसमें देखें भारत के संविधान में जो DPSP है ना, तो उसमें क्या क्या शामिल है, राज्य के निदेशक तत्व जो हैं। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात की जाती है, आर्टिकल 44 में है, ये बिल्कुल ठीक है, ये DPSP में है, क्योंकि आर्टिकल 36 से 51 के मध्य इनकी बात होती है। तो उसी में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 51 में दिया हुआ है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ये 49 में है।
ठीक है, और यह अदालतों में न्यायोचित है, मतलब कलेक्टिव जो हमारी डीपीएसपी है वो जस्टिसएबल है कोर्ट में या नहीं ये पूछा जा रहा है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसको आप इस बिहाफ पे कोर्ट में नहीं जा सकते कि डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ठीक, तो चौथा गलत हो जाएगा, सिर्फ 1, 2 और 3 सही है। इसमें देखिए समुद्र शक्ति अभ्यास के संबंध में सही कथन को चुना है, तो यह एक वायुसेना का अभ्यास है, तो ये गलत है। इंडोनेशिया और भारत के मध्य होता है, तो ये वाला दूसरा ठीक है। 2018 से जो है स्टार्ट किया गया था इसको। ये एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया की जो नेवीज हैं उनके मध्य होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए एक जो 100वां अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो किस देश के साथ जो है ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। तो हमारे इंडिया का कुछ हिस्सा, जैसे ये वेस्ट बंगाल है, और बांग्लादेश का जो है ना, तो इनके कुछ टेरिटरीज आपस में एक्सचेंज किए गए थे, उसके संबंध में ये हमने ये 100वां अमेंडमेंट किया। तो डी विकल्प जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो संसद के 2 सेशंस के बीच में जो है आपको पता है 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और दूसरा है कि चूंकि देखिए हमने पहले भी आपको बताया है, गणपूर्ति यानी कि कोरम जो है ऐसी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या होती है जिसके बिना संसद के जो भी सदन है उनकी कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब इसका प्रावधान ये है कि जो भी जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, तो इसके हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसका 1/10 है ना, उतने मेंबर होने चाहिए, वो होता है कोरम। तो अब लोकसभा में जो है इसकी संख्या जो है ये होती है लगभग 50। ठीक है, या 50 नहीं होती तो कितनी होती है जरा ये इसको भी बताइए आप। और यहाँ पे जैसे राज्यसभा में लिखा है 55 है ना, तो ये तो गलत ही है क्योंकि ये तो 10% है नहीं ना। कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा में आपको पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से इसको भी कैलकुलेट करके आप हमें कॉमेंट करके जरा बताइए। ठीक, तो सिर्फ पहला हमारा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। इसको देखेंगे, खजुराहो में जो मंदिर है उसके संबंध में हमको सही को चुनना है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में आप देखते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिंदू और जैन टेम्पल्स यहाँ पे स्थित हैं। विंध्य माउंटेन जो रेंज है उसका भाग है। तो इनका जो निर्माण है चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ठीक है। लगभग 950 से 1050 AD के मध्य का जो टाइम पीरियड है चंदेल डायनेस्टी का, उसमें इनका निर्माण हुआ। और जो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हमने पहले आपको बता रखी हैं, तो इसमें ये वेसर में नहीं बना है, ये नागरा स्टाइल में ये जो आर्किटेक्चर है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। और इसको जो है यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट का भी जो रिकॉग्निशन मिला है 1986 में, तो ये ठीक है। तो सिर्फ पहला और तीसरा सही होगा। तीन कथन फिर से हैं, कौन सा सही है देख लेते हैं। तो नीति आयोग ने अभी जो मतलब लेटेस्ट इन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम घोषित किया था, उसके अंतर्गत जो है उत्तराखंड के हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है, ये ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इसको शुरू किया गया 2018 में, यहाँ पे 19 लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। जनवरी 2018 से स्टार्ट है और इसमें जो पैरामीटर्स हैं जिस पर रैंकिंग की जाती है, तो सोशल इकोनॉमिक के जो हमारे 5 पैरामीटर हैं उस पर आधारित होता है ये वाला भी ठीक है। इन 5 जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो हेल्थ और न्यूट्रिशन का पहला होता है, दूसरा है एजुकेशन, ठीक है, तीसरा होता है इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट, चौथा होता है एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज के जो मैनेजमेंट है, और पांचवा होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन 5 आधारों को भी ध्यान रखिएगा, पहला और तीसरा सही है सिर्फ। भारत के संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की बात हो रही है, तो इनकी जो चर्चा की गई इनके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 78 में नहीं की गई है, 148 पढ़ेंगे आप, वहाँ पे मिलेगी ये डिटेल्स। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो या तो 6 वर्ष का इनका कुल कार्यकाल होगा या फिर ये 65 वर्ष की आयु के हो जाए तब तक होंगे, तो दूसरा तो ठीक है। इसमें देखें, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधान को लागू नहीं किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आप जो 6th शेड्यूल पढ़ते हैं उसमें जो ये ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 4 जो हमारे राज्य हैं उनको कवर किया गया है, जिसमें से मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, और एक कौन सा है, असम, मेघालय, मिजोरम है ना, नागालैंड इसमें नहीं है। ठीक, तो ये 4 राज्यों को नाम ध्यान रखिएगा।
इसको देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, है ना, आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी आयोग जो है बार बार इसको पूछता रहता है। तो राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था, यानी कि नेशनल कैलेंडर? तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो सरकार उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करती है, वो हमारा जो शक संवत वाला है उसको यूज़ करती है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसको अडॉप्ट करने की जो डेट है वो है 22 मार्च 1957। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका गुजरात में। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो अब जो है ये अपॉइंट किए गए हैं ये दिलीप टिर्के, डी विकल्प में जो है ना, इनको चुना गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी इसमें जो है अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमणी जो हैं, ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। इन्होंने स्थान किसका लिया था? के वेणुगोपाल का, ये भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये पहले भी आपको बताया गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है सबसे फर्स्ट टाइम किसने दिया था? महबूब उल हक ने। ये किस देश के थे, जरा ये कमेंट करके बताइए, आपको पहले बताया गया है, ठीक। तो उसी क्रम में अगर हम देखेंगे कि 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हम किसी चीज़ को कंसीडर करेंगे तो उसमें इक्विटी होगी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी होगी, एम्पावरमेंट होगा और प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, 4 चीज़ें। फैमिली टाइप यहाँ पे कॉम्पोनेंट एक इसका नहीं है। भारत में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो तुर्किक इन्वेजन आप देखेंगे वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस्लामिक एम्पायर। तो गोर के मोहम्मद जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य मॉडल, इसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये जो है यूएस के थे, रेडमैन। इनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया। ये बेसिकली आप ये जो पढ़ते हैं ना, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके संबंध में यहाँ पे इस मॉडल को दिया गया, एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल। ए विकल्प को चुनेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इज व्हाट बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या होता है, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है ना, शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। हाल ही में किस भारतीय तेल कंपनी ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल, इसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है SKO के रूप में, ठीक, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो है ना आपके मतलब जो ऐसे समझिए इसको, केरोसिन ऑयल्स बेसिकली हायर एल्टीट्यूड में जो इंडियन आर्मी के लोग कह लीजिए यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए खाना बनाने के लिए। तो अब केरोसिन को इसीलिए बंद किया गया था ना, क्योंकि इसमें से स्मोक इतना निकलता था कि वो हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है और एनवायरमेंटल रूप से भी देखें तो हैजार्डस है। तो उसी क्रम में यहाँ पे एक लो स्मोक, जिसमें से एक प्रकार का धुआं भी कम निकले, नुकसानदायक कम हो और हायर एल्टीट्यूड पे पर्सनल्स उसको यूज़ कर सकें अपने जो फर्दर यूजेस हैं उनके, खाना बनाने में मान लीजिए या फिर और एनर्जी पर्पज़ के लिए। तो भारत पेट्रोलियम जो है इन्होंने अनाउंस किया था रिसेंटली। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास में किस राज्य सरकार ने सहर्ष, ये प्रोग्राम का नाम ध्यान दीजिएगा, एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो पायलट बेसिस पे अभी लगभग जो है इसको स्टार्ट किया गया था अगस्त 2022 में त्रिपुरा में, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि स्कूल लेवल पे जो बच्चे हैं वो मतलब किसी भी चीज़ को मतलब खुशी के साथ सीखें और इमोशनल एक तरीके से भी जो लर्निंग है वो क्या होती है उनको अडॉप्ट करने में, उन चीज़ों को आगे प्रोत्साहित किया जाए। सामाजिक क्या जो है चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की है? तो आपको पता है जो मनरेगा एक्ट है 2005 का, उसके माध्यम से जो लोग वर्क पाते हैं 100 दिनों का जो एक गारंटीड रोजगार होता है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे पेंशन की व्यवस्था की जा सके और कुछ शायद इसमें मेडिकल असिस्टेंस का भी प्रावधान है। उसके लिए वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश किया है केरला ने, ठीक। इसके संबंध में वहाँ पे
ऑर्डिनेंस भी शायद लाया जा रहा है, तो उससे संबंधित ये न्यूज़ थी। ए विकल्प करेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस जो भी हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।